नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय जो जल हैं उसके नीचे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ है और किस प्रकार से हम उन विभिन्न स्थलाकृतियों को भूगोल के संदर्भ में जानते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 71% जो भाग है वो जल के रूप में या फिर तो महासागरों या सागरों या खाड़ियों के अंतर्गत देखने को मिलता है और इन सभी को मिलाकर हम उसे जलमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर अगर देखें तो ये जो जल का वितरण है वो भी असमान सा देखने को मिलता है। पृथ्वी पर जितना भी जो जल पाया जाता है उसका लगभग 97% जो भाग है वो महासागरों के अंतर्गत पाया जाता है और वो पूरा का पूरा खारा जल है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि वो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जो जल है वह हमें पीने योग्य प्राप्त होता है, वो हिमानियों यानी ग्लेशियर्स के अंतर्गत 2% या हमारा जो अंडरग्राउंड जल जो है जिसे भूम जल या भूमिगत जल के नाम से जानते हैं, झीलों नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखें तो एक जल चक्र चलता रहता है और जल चक्र के सारे ये विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ या विभिन्न प्रकार के जो महासागर, नदियाँ, झीलें, ये सभी जल के अलग अलग भंडार हैं और इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, वर्षण यानी पर्सिपिटेशन, कंडेंसेशन, बर्फ़ का पिघलना, विभिन्न जलधाराओं की चलने के कारण भूमिगत जल के अंतर्गत जो पानी का संग्रहण होता है, इन सभी कार्यों से ये कार्य चलता रहता है। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस चलता है उसके माध्यम से ये वाटर सर्कल चलता है और इसी वाटर सर्कल का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो हमारे महासागर होता है। तो इस महासागर के अंदर भी जितने हमारे महाद्वीपों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसी प्रकार के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत देखिएगा, ये जो है ये पूरा का पूरा ओशन का सी फ्लोर है, ये सी लेवल है, यानी पानी इस स्तर तक भरा हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारा कंटिनेंट यानी हमारा महाद्वीपीय भाग स्टार्ट हो जाता है। महाद्वीपों से हम नीचे की तरफ उठते हैं और हम यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, महासागरीय अधस्थल यानी उसका जो सब सरफेस है, जो पानी में डूबा हुआ जो भाग है, उस डूबे हुए भाग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है वह है कंटिनेंटल शेल्फ, जिसे महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जानते हैं। मग्न यानी पानी से डूबा हुआ। तो इस कंटिनेंटल शेल्फ का हिस्सा ये रहा। इसी प्रकार से कंटिनेंटल शेल्फ के बाद कंटिनेंटल स्लोप यानी ये हो गया आपका पूरा का पूरा ढाल वाला क्षेत्र, इसे हम ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। ये महाद्वीपीय, ये हो गया तट, ये हो गया आपका तट, ये हो गया आपका ढाल, और ढाल के बाद जब हम आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपका एबाइजल जो प्लेन देखा रखा है, यानी महासागरों के नीचे भी एक बड़ा वितलीय मैदान देखने को मिलता है जहाँ पर ओशंस की जितने भी जो डिपोजिट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से ओशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो वल्केनिज्म की जो प्रोसेस होती है उससे कुछ यहाँ पर राइज या कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से देखने को जाना जाता है। इसी प्रकार से देखें तो महासागरों के नीचे भी बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ देखने को मिलती है जिसे ट्रेंच कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका टोंगा या फिर हम मैरिना ट्रेंच की बात करेंगे। ये महासागरों के अंदर पाए जाने वाले बहुत बड़े बड़े गड्ढे के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे इस आज के पाठ के अंतर्गत हम ओशंस के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिलीफ फीचर्स या ओशन सी फ्लोर के बारे में विस्तार से देखेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से चलता है। महासागरों की बात करें तो महासागरों के अंतर्गत जो पानी का जो वितरण है वो किस प्रकार से, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो स्थिति है वो लगभग समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60.7% 60.7% जो भाग है उसमें जल व्याप्त देखने को मिलता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके लगभग 80.9% भाग पर आपको जल देखने को मिलता है।
कहने का अर्थ ये हुआ कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जितना भी जो लैंड है या जितनी भी जो ज़मीन है, उस ज़मीन का जो अधिकांश जो भाग है वो जल से ढका हुआ दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया यानी अधिकांश जो स्थलीय भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। पृथ्वी का कुल जलीय धरातल यानी पृथ्वी के अंतर्गत जितना भी जो जल पाया जाता है उसका लगभग 43% आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलता है और 57% जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा था कि एक ये उच्चता मितिक वक्र, इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं, या जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है हाई मेटामेट्रिक कर्व भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो कैसिना नाम के एक व्यक्ति ने किया था और इसी को 1942 में स्वैरडर्फ ने इसमें कुछ चेंजेस लाने का कोशिश किया। अब बात करते हैं कि ये हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या है। हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या है, तो ये हमने इस प्रकार से एक कर्व बनाया कि ओशन सी फ्लोर के हम यानी कंटिनेंटल से जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कंटिनेंटल सेल्फ आएगा, कंटिनेंटल सेल्फ के बाद यहाँ पर कंटिनेंटल स्लोप आएगा, फिर आपका एब्रिजल प्लेन आएगा, प्लेन के बाद यहाँ पर कुछ ग्वाट या विभिन्न प्रकार की पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे भाग होंगे जो आपको काफ़ी नीचे गहराई तक देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमने कर्व बनाया है, ये कर्व सबसे पहले कैसिना नाम के व्यक्ति ने बनाया था और उसी को कुछ चेंजेस के साथ 1942 में स्वैरडर्फ ने इसमें कुछ चेंजेस लाए। बढ़ते आगे कि महासागरीय जो कंटिनेंट है या महासागरों के नीचे जो धरातल पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो जो महासागरों का जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें समुद्र तल के नीचे लगभग 3 से 6 किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है, यानी 3000 से लगभग 6000 मीटर के बीच ये क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत महासागरों के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं की देखने को मिलती है, यानी माउंट एवरेस्ट जितने बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े बड़े गहरे गर्त यानी डिप्रेशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े मैदान वहाँ पर देखने को मिलते हैं और वहाँ पर ये उबड़ खाबड़ इस प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक यानी डायस्ट्रोफिक जो चेंजेस आते हैं, वल्कनिक जो चेंज आता है या डिपोजिशनल जो वर्क होता है, उनसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वैसे ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम है, एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि ये आपकी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन यानी ये पानी वाला जो क्षेत्र है, उस पानी वाले क्षेत्र के नीचे वाले जो स्थान है उसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कैसे देखेगा, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि सेल्फ और स्लोप। सेल्फ कौन सा है, जो आपका कोस्ट रीजन है, जो ढाल वाला जो क्षेत्र है उसे स्लोप यानी ढाल महासागरीय ढाल कहते हैं। कुछ कैनियंस जिस प्रकार से आपके हमने नदी द्वारा निर्मित शिलाकृतियों के अंतर्गत गॉर्ज और कैनियन को पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े से यहाँ पर कैनियन ये गड्ढे देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लंबे लंबे इस प्रकार से गर्त डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं जिसे ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच के साथ यहाँ पर कुछ प्लेन्स यानी मैदान देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कुछ खाइयाँ देखने को मिलती है, जिस प्रकार से रिफ्ट वैली यहाँ पर देखने को मिलती है। ओशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्न जो कटक है जिसे रिज कहा जाता है, जैसे कारण मिड ओशन रिज कहा जाता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक जो कटक है, मिड अटलांटिक जो रिज है वो उसी प्रकार की यहाँ पर रिज देखने को मिलती है। यहाँ पर खुद छोटे छोटे से पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सी माउंट, जो पूरा का पूरा पर्वत जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिसे हम सी माउंट कहते हैं। इसी प्रकार से इस दिशा में भी आपको ढाल और इस दिशा में भी आपको सेल्फ देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो बिल्कुल बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, उनको गोएट कहते हैं, और कुछ जो पानी से भी बाहर निकल जाते हैं, पानी के लेवल से बाहर आ जाते हैं, वहाँ पर द्वीप बनते हैं जिसे आइसलैंड के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से इनका नामकरण किया गया। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरीय अधस्थल का विभाजन, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर। अब जो ओशन जो फ्लोर है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
तो चार जो मुख्य जो भाग है वो इस प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ है, तो आपको इस प्रकार से देखिएगा, ये जो लाइन है ये लाइन शो कर रही है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसमें जो ये कम गहराई वाला क्षेत्र है, उथला क्षेत्र है, जहाँ पर आसानी से आप समुद्र किनारे के आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। इसके बाद महाद्वीपीय ढाल आता है जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो रीजन है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये उसका ढाल वाला क्षेत्र है। इसके बाद गहरे समुद्र मैदान, डीप सी प्लेन जिसे कहा जाता है, ये है डीप सी प्लेन। और उसके बाद महासागरीय गंभीर जिसे ओशन ट्रफ कहा जाता है, ये सबसे गहरे जो क्षेत्र है जो ट्रेंच के रूप में देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी खाई के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ओशन ट्रफ जो है वो इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। इनको सभी को अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो यहाँ पर इस डायग्राम से आप ज़रूर सीखिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने एक रेड लाइन से मैं इसको इंडिकेट करता हूँ, और ये जो भाग है यहाँ देखिएगा, ये रेड वाला जो भाग है ये वो भाग है जो आपका कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, यानी महाद्वीपीय जो भूप्रपटी है, उसके ऊपर ये जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है ये पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहाँ पर हल्का सा पानी भरा हुआ है और कम गहराई वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अब क्या विशेषता है, तो महाद्वीपों का वह भाग जो महासागरीय किनारों के पास जलमग्न रहता है। जलमग्न का अर्थ होता है कि सबमर्ज है, और उसकी जो गहराई है वो एवरेज जो है वो 100 फैदम तक रहती है। फैदम को किस प्रकार से काउंट किया जाता है, तो 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट के बराबर हमारा 1 फैदम होता है। ढाल की बात करें तो 1 से 3 डिग्री तक यहाँ पर ढाल रहता है। 1 से 3 डिग्री का अर्थ हो गया है कि जो ढाल है वो ढाल कितना रहेगा, अगर ये आपका बेस है और इस बेस पे ये समतल है, अब इस समतल भाग से अगर हम डिग्री का कोण बनाएं तो 1 डिग्री का कोण जितना रहता है या 3 डिग्री का जो कोण रहता है उतना ढाल यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी न्यूनतम ढाल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 48 किलोमीटर तक आपको एवरेज इसकी चौड़ाई देखने को मिल सकती है। समस्त महासागरीय नीतल का, यानी जितने भी महासागरों के जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसका लगभग 8.6% जो है वो इसके अंतर्गत महाद्वीपीय शेल्फ के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय शेल्फ। नेक्स्ट बढ़ते हैं महाद्वीपीय ढाल जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, तो जहाँ पर हमने सबसे पहले आप डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ा था। अब शेल्फ के बाद ये जो भाग है ये वाला, तो ये जो भाग है ये कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी ये ढाल वाला क्षेत्र है, और इस ढाल वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। मग्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी से भरा रहता है। तो महाद्वीपीय ढाल जो रहता है वह महासागरीय बेसिन्स का अर्थ होता है जहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरा रहता है, और उसको तथा महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ जो है उसको ये जोड़ता है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ खत्म होता है, और वहाँ पर जो कम ढाल वाला जो क्षेत्र है वो तेज ढाल में बढ़ता है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो ढाल है, इस डायग्राम में देखिएगा ढाल बहुत कम है, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ का इसका जो ढाल है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो इस जो ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ढाल की जो प्रवणता यानी जो ग्रेडियंट रहता है वो 2 से 5 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, और इसकी जो गहराई होती है लगभग 200 मीटर से 3000 मीटर। 3000 मीटर का अर्थ हो गया हम 3 किलोमीटर तक गहरा ये आपको स्लोप देखने को मिल सकता है, यानी 3 किलोमीटर तक का आपको एक जैसा ढाल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि ये जो आपका सी फ्लोर है और सी फ्लोर के नीचे की तरफ आप देखिएगा तो ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। इस डायग्राम से आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। गंभीर सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स जो होता है वो क्या होता है, तो डीप सी प्लेन्स का अर्थ होता है कि जो मुख्य क्षेत्र, जैसे कि हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल स्लोप आपका जैसे कि ये मैंने बना दिया यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया आपका वह भाग जो पानी से
डूबा हुआ है, जिसे हम कंटिनेंटल सेल्फ कहते हैं या महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, सॉरी मग्न तट कहते हैं। तट से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पर ढाल होगा, यानी आप यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए कि ये हमारा यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पेड़ है और पेड़ वाले क्षेत्र से आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका तट है, और तट वाले क्षेत्र से ये तो हो गया आपका ढाल, ठीक है। और ढाल से नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा एक मैदान देखने को मिलेगा। तो ये जो मैदान वाला जो भाग है ये वाला, ये मैदान कहलाता है डीप सी प्लेन्स, ठीक है। और इस डीप सी प्लेन जो होते हैं ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और यहीं पर आपको 3000 से लगभग 6000 मीटर, यानी समुद्र तल से अगर देखें तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 3 से 6 किलोमीटर तक गहरा होता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट्स जो है, जैसे कि आपको मिट्टी और गार्द जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी क्ले और जो सिल्ट जो महीन मिट्टी होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम मैदान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओशनिक डीप्स क्या होते हैं। तो ओशनिक डीप्स क्या होते हैं, तो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, यानी महासागर का तट यानी यहाँ पर है। ये अगर हम जहाज बनाए तो जहाज यहाँ पर आपके तैरते हैं, और जहाज से नीचे की तरफ आप देखिएगा मारियाना ट्रेंच देखिएगा कहाँ पर है, समुद्र तल से ये लगभग 11,000 और 35 मीटर या 33 मीटर्स तक ये देखने को मिलते हैं, जिसे हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। और ये जो चैलेंजर जो गर्त है उसकी जो गहराई है वो इस प्रकार से, यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वह कितनी है, 8,848 मीटर है। और इस माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस ट्रेंच के अंदर डाल दिया जाए तो भी इस गहराई वाले क्षेत्र को नहीं भर सकता, यानी इस माउंट एवरेस्ट जो ऐसा है इसको उल्टा करके इसमें ये 9 किलोमीटर है और ये 11 किलोमीटर, यानी ये समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊंचा है, ये समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचा है। तो इतना गहरा ट्रेंच आपको देखने को मिल सकता है। सबसे गहरे भाग होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं संकीर्ण होते हैं, यानी काफ़ी तेज ढाल वाले होते हैं। ये चारों तरफ महासागरीय तल की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ट्रेंच देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 57 जो ट्रफ्स जो है वो देखे गए हैं, उसमें से सबसे अधिक इस प्रकार से जो बड़े बड़े से गड्ढे हैं वो 32 आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, 19 इसमें से अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, और 6 ऐसे जो ट्रेंच है वो आपको हिंद महासागर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इस प्रकार की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो कंटिनेंटल सेल्फ जो ये आपको खजूर दिख रहा है वो दिखा रहा है कि हम तट पर हैं, तट से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये तट वाला जो क्षेत्र है उसे हम कंटिनेंटल सेल्फ कहते हैं। फिर इस सेल्फ से नीचे का दो भाग, ये तो हो गया उसका स्लोप ढाल, ये हो जाएगा सेल्फ। नीचे की तरफ का जो प्लेन है जिसे ओशन बेसिन कहेंगे, ओशन बेसिन से भी नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा ट्रेंच या खाई कहलाएंगे। कुछ पहाड़ इसमें बाहर की ओर निकले रहेंगे जिसको हम सी माउंट कहेंगे, जो स्लोप होता है यहाँ से, यानी ये तो हो गया आपका मग्न तट और ये हो गया मग्न ढाल। इसके बीच में कुछ इस प्रकार के पर्वत देखने को मिलते हैं जिसे मिड ओशनिक रिज कहते हैं। मिड ओशनिक रिज कब बनती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होती हैं तो बीच में से जो मटेरियल होता है वो बाहर की ओर निकलता है, तो वो जो मटेरियल्स यानी जो लावा है बाहर की ओर निकलता है, तो उससे हमारे इस प्रकार के रिज देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, मध्य महासागरीय कटक जिसके बारे में हमें मिड अटलांटिक कटक इसी प्रकार का है। तो दो पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं जो विशाल अवनमन लिए हो रहती हैं, यानी आप इस चित्र के अंतर्गत देख सकते हैं एक प्लेट इस तरफ डाइवर्ज हो रही है, एक प्लेट इस तरफ डाइवर्ज हो रही है, बीच में से कह सकते हैं कि जो प्लेट है वो उसमें से मैग्मा जो है ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो ये है हमारा ओशन का स्लिप यानी सी फ्लोर है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसके बीच में इस प्रकार से लावा का फ्लो होता है। तो ये जो ट्रेंच है वो धीरे धीरे इस प्रकार से बाहर निकलने लग जाती हैं और इस प्रकार से यहाँ पर एक कटक या रिज बन जाती है जिसे हम मिड ओशनिक रिज के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं सी माउंट्स क्या होते हैं। तो समुद्र के अंतर्गत नुकीले शिखरों वाले कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं जो मीन सी लेवल यानी जो समुद्र तली से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महासागरों की जो बेस है जो सतह है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो इस प्रकार के जो समुद्री टीले होते हैं उन समुद्री टीले को हम सी माउंट के नाम से देखने को मिलते हैं। लगभग 3 किलोमीटर
से लगाकर 4.5 किलोमीटर तक ये ऊंचे देखने को मिलते हैं। यानी 3000 से 4,500 मीटर ऊंचे का अर्थ होगा 3 से 4.5 किलोमीटर ऊंचे। इस प्रकार से आप देखिएगा सी माउंट क्या होता है। देखिएगा ये है हमारा सी फ्लोर, और जो सी फ्लोर है उससे ऊपर की तरफ देखिएगा ये जो होता है ये सी माउंट कहलाता है। ये सी माउंट आपके ओशन के ऊपर तक या जो पानी है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। फिर हम वल्केनिक आइलैंड की बात करते हैं। ये ऐसे द्वीप होते हैं जो वल्केनिक प्रक्रिया से यानी आपके लावा निकलने की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार से बन जाते हैं और ऊपर तक बाहर निकल जाते हैं। कुछ का इरोजन हो जाता है तो इस प्रकार से नीचे रह जाते हैं, और कुछ एकदम ऊपर से लगभग सपाट होते हैं, उन्हें हम ग्योट के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र हम आगे की स्लाइड के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं। तो गहरी घाटियाँ होती हैं जो समुद्र के अंदर देखने को मिलती हैं। तो कोलोराडो का नदी का जो कैनियन है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से बना। देखिएगा ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में ये पानी का क्षेत्र, यानी जो आपको ये जो दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पानी से ढका हुआ। तो पानी वाला जो ढका हुआ क्षेत्र है उसके अंदर भी इस प्रकार की खाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो हमने देखा था कि जो कैनियन होते हैं, कैनियन के किनारे ऊपर से लगभग इस प्रकार से सपाट होता है, तो उसे हम कैनियन के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से एक और स्ट्रक्चर हमने देखा था ये वाला। ये जो ऐसे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो जो गॉर्ज होते हैं उसके किनारे ऊपर की तरफ इस प्रकार से ढालनुमा होते हैं, और जो कैनियंस होते हैं उन कैनियंस के जो किनारे होते हैं थोड़े से इस प्रकार से सीधे होते हैं। ऊपर से नदी एक छोटी सी सफ़ेद धागे के समान दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा कैनियन। और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। तो समुद्रों के अंदर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसके प्रकार कुछ निमग्न द्वीप, निमग्न यानी पानी में डूबा हुआ है, और द्वीप है जिसे गुयोट कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुयोट क्या होते हैं, तो गुयोट को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये आपका सी फ्लोर है। सी फ्लोर में से जो एक्टिव वल्केनो है वो तो काफ़ी बाहर आ जाएंगे, सी फ्लोर से बाहर आ जाएंगे। कुछ जो होंगे जो यहाँ पर प्लेन सरफेस है, गुयोट आर द फ्लैट टॉप्ड एंड सी माउंट्स लाइक एटॉल्स दैट हैव sank into deeper colder water where the carbonate material and longer accumulated। यानी ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये छोटे से यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलते हैं, इन्हें हम एटॉल्स कहते हैं। दो फ्रिंगिंग कार्बोनेट जो रिलीफ है, यानी कार्बन जो आपके विभिन्न प्रकार के जो चूने के जो तत्व देखने को मिलते हैं। तो समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जो चूने के जो जमाव होते हैं वो इसके चारों तरफ हो जाते हैं। तो उन जमाव से, यानी ये जो चूने का जो जमाव हुआ है उस चूने का यानी कैल्शियम का जो जमाव हो रखा है उस जमाव से इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम एटॉल्स कहते हैं, जिन्हें हम आगे की ओर देखेंगे। कुछ प्रवाल द्वीप होते हैं जिन्हें एटॉल्स कहते हैं। एटॉल्स वैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं तो ये फ्रिंगिंग रिफ के रूप में हो सकता है, एटॉल्स भी हो सकता है, और बैरियर रिफ भी हो सकता है। तो कुछ समुद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूंगे पाए जाते हैं जिसे हम कोरल्स कहते हैं। जो कोरल्स होते हैं इस डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं, ये कैल्शियम को खाकर अपने स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं और एक कैल्शियम के बनाए हुए खोल के अंतर्गत रहते हैं। जब मर जाते हैं तो ये जो खोल होता है वह वहीं रह जाता है, और उसी खोल के ऊपर यानी उसका जो कवरिंग, उसका जो घर है उसके ऊपर नए एटॉल्स घर बना देता है। तो इस प्रकार से एक हार्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। तो इस हार्ड स्ट्रक्चर से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रीफ्स बन जाती है। देखिएगा यहाँ पर चारों तरफ रीफ बन गई, और ये जो सी फ्लोर है उस सी फ्लोर के चारों तरफ इस प्रकार के रीफ बन गई। तो इस प्रकार की जो रीफ बन जाती है और बीच में इस प्रकार का जो पानी भर जाता है तो उससे तो हम कहते हैं लैगून्स। इसी अंदर देखिएगा ये लैंड एरिया है। लैंड एरिया के अंतर्गत ये यहाँ पर पहले ये पूरा का पूरा जो स्पेस था इसमें सी का वाटर यहाँ तक आता था, लेकिन यहाँ पर एटॉल्स ने यहाँ पर एक दीवार बना दी। तो दीवार बनने के कारण यहाँ पर ओशन का जो वाटर है वह डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। तो ओशन का जो वाटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण ये जो बनता है, झील बन जाती है, उसे हम लैगून्स कहते हैं। और इस प्रकार की जो लैगून्स होते हैं वो केरल के अंतर्गत आपके उसको कयाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो प्रवाल्स बनाते हैं तो उन्हें प्रवाल देते हैं। तो आपके जो लक्षद्वीप वगैरह हैं वो भी आपके प्रवाल द्वीप के अंतर्गत ही माने
जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसके बारे में लिखिएगा। धन्यवाद।